स्क्रीन विजुअल है सबको? ओके ओके, थैंक यू। स्ट्रेंथ बहुत कम यहाँ पे भी रह रही है, क्या बात है? स्टार्टिंग में तो 40-45 लोग ज्वाइन करते थे, अभी क्या है कि केवल 25-30 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनसे कहिए कि ज्वाइन करें, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अटेंडेंस इसी बेसिस पे, तो ये तो मुझे पता चलता ही रहता है कि कौन क्लास कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है? मैं तो नाम भी नोट कर लेता हूँ जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोग भी क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास तो वैसे भी मैं मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधे घंटे का या 40 मिनट का ही लेता हूँ इसमें। यहाँ पे तो ज़्यादा टाइम का लेक्चर भी नहीं होता है आपका, ठीक। चलिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें आपका पीएमएमसी टाइप था, फिर एक आपका मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हमने स्टडी किया था, ठीक है? तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम थी कि हाँ बोलिए, बोलो बेटा। किसमें? अच्छा, ये तो इसमें जैसे देखो, आपका ये वाला जो डायग्राम है ये रेडियल के लिए, ये आपका कोएक्सियल के लिए, तो उसमें केवल वो कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, मतलब कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है, ठीक है? और कोई मतलब ऐसा वर्क में कोई हम्म नहीं नहीं, ऐसा कोई मतलब, जैसे क्या है कि आपका इसमें देखो, जैसे आपका जो ये मूवेबल वेन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो मूवेबल वेन है, तो दोनों के क्या है, रोटेशन में देखो, आपका एक है एक्स वाई एक्सिस पे, यहाँ पे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्वाइल जो आपका, ये तो क्वाइल हो गया, ठीक है, और ये आपका फिक्स्ड वेन हो गया, जैसे ये दिखाया हुआ, और यहाँ पे ये फिक्स्ड वेन है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका जो नीडल है, ये स्पिंडल जो आपका एक्चुअल पॉइंटर है, वो उसका मूवमेंट, अब इसमें क्या है कि ये आपका इसी जो मतलब कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है केवल, कि इस तरह से भी आप क्या है, जो आपकी वैन है इसको इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हो, और इसको इस तरीके से, यानी एक्स वाई एक्सिस पे भी कर सकते हो आप, मतलब एक्स एक्सिस पे भी कर सकते हो और वाई एक्सिस पे भी माउंट कर सकते हो। तो दोनों चीज़ों को करने, जैसे क्या है कि इसको फिक्स करने से थोड़ी बहुत माइन्यूट सी डिफरेंस आती भी होगी, ठीक है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, केवल कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। यहाँ दो तरीके का आपका क्या है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें मतलब हम लोग जैसे आपका मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो मूविंग आयरन टाइप में आपका एरर्स हिस्टेरिसिस एरर आता है। हिस्टेरिसिस एरर क्यों आता है? क्योंकि आपने इलेक्ट्रो जो क्वाइल के यहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आपका जनरेट करने के लिए आप क्या है, क्वाइल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपका ये जो ये वाला पार्ट जो स्पिंडल मूव करता है, ठीक है, वो आपका क्या मूविंग आयरन टाइप है, यानी एक आयरन, सिंपल एक आयरन है, वो आपका क्या है स्पिंडल से कनेक्टेड रहता है और वो आपका मूव होता रहता है, ठीक है। तो आपका इस वजह से इसमें क्या है, हिस्टेरिसिस एरर आएगा, ठीक है, टेम्परेचर एरर आएगा, स्ट्रे फील्ड एरर आएगा, और अगर आपका एसी है केवल, ठीक है, तो उसमें आपका फ्रीक्वेंसी एरर आ जाएगा, रिएक्टेंस या इंस्ट्रूमेंट्स के क्वाइल्स में एरर आ जाएगा।
तो ये सारी आपका मूविंग आयरन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे क्या है कि पीएमएमसी केवल डीसी को मेजर करता है, लेकिन हमें एसी मेजर मतलब एसी भी मेजर करना है, डीसी भी मेजर करना है। तो हमने क्या मूविंग एक पीएमएमसी के बाद एक नया इंस्ट्रूमेंट बना मूविंग आयरन टाइप, ठीक है। तो मूविंग आयरन टाइप का आपका जो इक्वेशन है वो आई स्क्वायर, ये आपका उसका एक्सप्रेशन है टी डी इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाती है थीटा इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर अपॉन के डी एल बाई डी थीटा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस में क्या है कि लो वोल्टेज रेंज है आपका, पावर कंजप्शन क्या है हायर है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, जैसे आपका हिस्टेरिसिस एरर को क्या है अगर रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं कि कोर को यूज ही नहीं करते हैं। यानी आपका क्या है इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है एयर होता है, केवल आपका ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप का होता है। यानी जो हम मैग्नेटिक यानी टीडी की वैल्यू लेने के लिए बी आई एल थीटा करते थे ना, तो बी को हम क्या है एयर में जनरेट करते हैं, तो इसलिए इसको फिक्स्ड कॉइल बोलते हैं। ये आपका कॉइल है, ये फिक्स्ड रहेगा और एयर में आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और ये आपका पॉइंटर है, यहाँ से हम कनेक्शन कर दे, जैसे ये आपका है कनेक्शन हमने कर दिया, इसमें भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। और आपका मूविंग कॉइल यहाँ से है इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप, तो ये आपका क्या होगा मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। जैसे इलेक्ट्रोडायनोमीटर देखो इस तरह से, जैसे क्या है कि अलग अलग तरीके से आपका कनेक्शंस पॉसिबल है। जैसे ये अमीटर का है, इसमें आपके ये फिक्स कॉइल्स हो गए और ये आपका क्या मूव होगा। तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइम उसमें क्या है आपका यहाँ पे दोनों ही कॉइल्स होंगे। वहाँ पे क्या था कि जो आपका पॉइंटर था, ठीक है, मूविंग आयरन टाइप में, तो वहाँ पे एक आयरन था, ठीक है। और पीएमएमसी टाइप में क्या था कि यहाँ पे जो ये फिक्स कॉइल्स हैं इनकी जगह पे आपके क्या थे परमानेंट मैग्नेट्स थे। या उसमें भी ये कॉइल मूविंग था पीएमएमसी में, लेकिन ये क्या थे परमानेंट मैग्नेट्स थे। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप में क्या है कि ये आपके जो फिक्स्ड होंगे ये भी कॉइल्स होंगे और एयर में ऐसे ही कॉइल इसको बना दिया जाता है, ठीक है। अब इसका जो आपका इक्वेशन मतलब हम टॉर्क इक्वेशन को अगर स्टडी करें कि टॉर्क इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो उसको देखते हैं। ये आपका डिफरेंट टाइप का मतलब जैसे इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपका इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप अमीटर को बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है वोल्ट मीटर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें इस तरीके का आपका वोल्ट मीटर बनाया जाता है, ठीक है। और ये आपका वॉट मीटर का कनेक्शन है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वॉट मीटर। अब इसका टॉर्क इक्वेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो टॉर्क इक्वेशन भी इसमें पहले देखो क्या है कि टॉर्क निकालने से पहले हमें एनर्जी निकालनी पड़ती है। आप जैसे क्या है कि मशीन नेक्स्ट सेमेस्टर में मशीन 1 जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल मशीन 1, तो ये सारे इक्वेशन जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो जैसे क्या है कि अगर हमें फ्लक्स लिंकेज जो होता है, फ्लक्स लिंकेज ये आपका इंडक्टेंस और उसमें फ्लो होने वाले करंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। जैसे फाई इक्वल टू होता है आपका एल आई, लेकिन सॉरी, लेकिन ये जो एल आई है ये केवल सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से है। लेकिन अगर उसके एडजेसेंट में कोई और भी कॉइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें आपका क्या है अपने इनसाइड द वन कॉइल, ठीक है। यहाँ पे जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो इस कॉइल में तो इसकी वजह से इंडक्टेंस तो डेवलप होगा ही, लेकिन जो दूसरे कॉइल में इंडक्टेंस है तो उसकी वजह से क्या आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, ठीक है। ये तो सबको सभी लोग फेमिलियर होंगे इस टर्म से कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब किसी भी कॉइल में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आपका उसके इनसाइड द कॉइल इंडक्टेंस आपका सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट होगा। लेकिन अगर उसी आसपास में मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे दूसरे कॉइल में भी करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से एक इंडक्टिव इफेक्ट पहले कॉइल पे आता है, तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब हम फ्लक्स लिंकेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज फाइंड आउट करते टाइम हम दोनों, तो इसीलिए जैसे φ1 की वैल्यू L1 I1 हो गया तो फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, और ये आपका फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू क्या हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेकंड वाले कॉइल की वजह से आपका क्या म्यूचुअल आ रहा है, इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन I2 का कर रहा है। फिर उसके बाद कॉइल 2 का सिमिलरली लिख लेंगे
φ2 इक्वल टू L2I2, और उस पे जो है आपका पहले वाले की वजह से आपका क्या है, फ्लक्स लिंकेज आएगा MI1। तो यहाँ से अब क्या है कि फ्लक्स लिंकेज को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका EMF आता है, तो E1 इक्वल टू d∅1/dt और E2 इक्वल टू d∅2/dt। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर हम E इंटू आई करते हैं तो क्या आता है, पावर आता है, और पावर को अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाता है। ये क्या स्क्रीन विजुअल नहीं है क्या बेटा? एक सेकेंड होल्ड रखिए सभी लोग, ये डिस्कनेक्ट हो गया लैपटॉप मेरा, इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ये फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, स्क्रीन अभी शेयर हो रही थी, अभी स्क्रीन चला गया, ट्राई कर रहा हूँ।
जूम है सभी लोगों के पास? सभी के पास है जूम, जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं? ठीक ठीक ठीक। तो ऐसा करता हूँ, मैं जूम से शुरू करता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं लिंक लिंक में उसमें ग्रुप में डाल रहा हूँ। विजुअल है? हेलो, आवाज आ रही सबको?
स्क्रीन भी विजुअल है ना? ओके, थैंक यू। तो मैं आप लोगों को ये मतलब बता रहा था कि जो आपका इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे अमीटर हो, वोल्टमीटर हो, वाटमीटर हो, तीनों तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को हम जितने भी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं वो तीनों टाइप्स के आते हैं। लेकिन बेसिकली आपका जो वाटमीटर है वो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ही बनाया जाता है, और बाकी जो आपका अमीटर, वोल्टमीटर, एनालॉग वाले होते हैं, ठीक है, ये आपके जो मूविंग आयरन टाइप लैब वगैरह में जो लगा है वहाँ पे मूविंग आयरन है। लेकिन और भी जो आपका पर्टिकुलर कहीं यूज होता है तो वहाँ पे आपका क्या है कि इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है। तो उसका जो हम टॉर्क इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये इसका एक तरह से सर्किट, जो सर्किट डायग्राम है इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो कॉइल है, एक आपका फिक्स कॉइल है जो आपका यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि इसे टॉर्क डेवलप करने के लिए फोर्स आना चाहिए। फोर्स के लिए F इक्वल टू बी आई एल होगा, ठीक है। तो एल आपका, तो इसी कॉइल में करंट और इसकी लेंथ ये हो जाएगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट करने के लिए आपको कॉइल चाहिए ना, तो ये कॉइल आपका क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो इन दोनों कॉइल में जो आपका फ्लक्स लिंकेज है उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे φ1 इक्वल टू L1I1 प्लस Mi2 हो गया, और φ2 इक्वल टू L2I2 प्लस Mi2। फ्लक्स लिंकेज मैंने बताया था कि इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड करंट इनसाइड द कॉइल। जो करंट उसमें फ्लो हो रहा होगा वो, और उसके बाद जो उसका इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस आपका, अगर दो कॉइल एडजेसेंट करंट फ्लो हो रहा है दो कॉइल में, तो आपका पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस आता है और दूसरे कॉइल का भी इफेक्ट पहले कॉइल पे आता है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इन दोनों इंडक्टेंस की वजह से जो आपका फ्लक्स लिंकेज है उसकी वैल्यू ये है, पहले कॉइल में φ1 है, दूसरे कॉइल में φ2 है। फिर अगर हमें एनर्जी निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी, अगर पहले हमें एनर्जी निकालने से पहले हमें पावर निकालना पड़ता है। अगर पावर निकाला आपने, उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपका एनर्जी हो जाता है। क्योंकि एनर्जी निकालने के बाद ही आप टॉर्क इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि जो टॉर्क इक्वेशन, जो एनर्जी इक्वेशन आएगी वो आपका आ जाता है डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स में, और उस डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स को अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में वो कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, टॉर्क इक्वेशन निकल जाता है। तो इसीलिए अभी क्या है कि हम एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो E1I1 dt प्लस E2I2 dt है, तो E1 और E2 को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखो क्या, E1 को रिप्लेस कर दिया d∅1 अपॉन dt, तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो I1 d∅1 हो जाएगा प्लस I2 d∅2 हो जाएगा। फ़ाई1 की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो I1 d L1I1 इस तरह से ये वाला आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। और फिर जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई इन द सेंस, ठीक है, तो L1 d, तो जैसे डिफ्रेंशिएटिंग टर्म्स है ना, तो डिफ्रेंशिएटिंग टर्म्स होने की वजह से आपका क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये वाला टर्म्स आ जाएगा। ये पूरा टर्म्स आगा क्या है डिफ्रेंशिएशन का है। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, the energy stored in the magnetic field due to L1, L2 and M is given by 1 by 2 L1 I1 square plus 1 by 2 L2 I2 square plus I1 I2 M। तो L1, L2 एंड M की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उसकी वैल्यू ये हो गई। अब चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी निकालना है तो उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बेसिकली आपका जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जो हो रहा है वो थीटा के रिस्पेक्ट में अभी आगे चल करके करेंगे। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। यहाँ से क्या है कि फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इनपुट इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस मैकेनिकल एनर्जी। ये आगे आकर के आप जब थोड़ा सा मशीन 2 पढ़ोगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको डेराइव करने पड़ेंगे वहाँ पे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। हमें जो मेन मतलब है वो इस इक्वेशन से, ठीक है, जो ये इक्वेशन है आपका, यही हमारा मेन फोकस है, इसी को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन टॉर्क, लेट अस सी इट्स ऑपरेशन ऑन AC एंड DC ऑपरेशन। तो फॉर DC I1 एंड I2 आपका सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, तो TD इक्वल टू I1 I2 dm बाई डी थीटा। और कंट्रोलिंग टॉर्क
यहाँ पे भी हम स्प्रिंग की हेल्प से दे रहे हैं, ठीक है। तो टी सी इक्वल टू आपका हो जाएगा के थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, I1 I2 अपॉन के डी एम बाई डी थीटा, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं कि इसका क्या बिहेवियर आपका आता है, ठीक है। तो एसी ऑपरेशन में इन्होंने निकाला, तो एसी ऑपरेशन में भी आपका क्या है, सिमिलर वैल्यू आई, लेकिन एक आपका टर्म ऐड हो गया कॉस फाई, ठीक है। तो कॉस फाई क्या इफेक्ट करेगा, इस चीज़ को भी आगे हम देखते हैं। तो इसमें आपका देखो कॉस फाई आपका क्या है कि बेसिकली जो यहाँ पे हमने क्या, ये एसी के केस में एक्सप्रेशन जैसे क्या है, डीसी के केस में करंट तो कांस्टेंट होगा, लेकिन जब एसी के केस में हम उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो आपका क्या होगा, साइन टर्म। एसी में क्या आ जाता है, कोसाइन टर्म्स ऐड हो जाता है, तो साइनोसॉइडल टर्म्स इसमें क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो I1 की वैल्यू आई एम और साइन ओमेगा टी हो जाएगी, I2 की वैल्यू IM2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि दोनों करंट में थोड़ा सा क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। तो फाई आपका क्या है, फेज डिफरेंस। तो कॉस फाई आपका क्या है, फेज डिफरेंस की वजह से आपका जो है इफेक्ट है। तो वो आपका अगर एसी का केस देता है तो जरूर उसमें न्यूमेरिकल में अगर आपका आता है तो न्यूमेरिकल में ये चीज़ लिखी रहेगी कि आपका, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक। तो यहाँ से आपका जो इसके केस में डिफ्लेक्शन आया कि थीटा, वो वाला आपका डीसी के लिए था। एसी के लिए जो आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आया दैट इज I1 I2 अपॉन के कॉस फाई डी एम बाई डी थीटा, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एडवांटेजेस में कि एज द क्वाइल्स आर एयर कोल्ड, यानी यहाँ पे जो क्वाइल्स हम यूज कर रहे हैं वो केवल एयर में होंगे, ठीक है। तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस। जैसे आपका ट्रांसफार्मर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो ट्रांसफार्मर आपने जो पढ़ा था वो कोर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। जैसे आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर था, सेल टाइप ट्रांसफार्मर था, ठीक है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में डिफरेंस था कि एक में आपका वाइंडिंग आउटसाइड द कोर रहता है, एक में वाइंडिंग आपका इनसाइड द कोर रहता है। तो इस तरीके से आपका क्या था, डिस्टिंग्विश था। तो अगर मान लो हमें क्या कि उसमें हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस आता है, जिसको हम कांस्टेंट लॉस बोलते हैं ट्रांसफार्मर के केस में, ठीक है। तो कांस्टेंट लॉस जो हम आपको बोलते हैं, ठीक। तो कांस्टेंट लॉस जो आपका होता है वो वो आपका क्या होता है, सम ऑफ एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये क्यों आता है, क्योंकि आपका क्या है, हम कोर वहाँ पे यूज करते हैं। अगर हम उसी कोर को रिप्लेस कर दें एयर से, यानी कॉइल के लिए हम कोई भी कोर ना यूज करके केवल एयर यूज करें, तो आपका ये दोनों लॉसेस खत्म हो जाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ पे यूज होता है वहाँ भी ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर यूज होता है वो एयर कोर ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आया हुआ है कि मतलब अगर हम कोर को रिप्लेस करके एयर से रिप्लेस कर दें, यानी कॉइल को केवल, तो उससे क्या क्या एडवांटेजेस होंगे और डिसएडवांटेजेस होंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि कोर को आप रिप्लेस करते हो तो आपको दो लॉसेस से हम फ्री हो जाते हैं, यानी हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस नहीं मिलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, सेकेंड पॉइंट कि दे हैव प्रिसीजन ग्रेड सिक्योरिटी, यानी आपका प्रिसीजन आगे चल के अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिपीटिबिलिटी है, ड्रिफ्ट है और डेड जोन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो और उसके बाद ये मैंने आपको बताया ही कि ये भी इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, दोनों वैल्यू को मेजर कर सकता है, एसी को भी मेजर कर सकता है और डीसी को भी मेजर कर सकता है, यानी दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड ऑन बोथ एसी एंड डीसी। They are also used as a transfer instruments. Electrodynamometer type voltmeter are very useful where accurate RMS value of the voltage irrespective of waveforms are required. Free from hysteresis error, जब hysteresis लॉस ही नहीं होगा तो hysteresis error का भी कोई वो नहीं है। पावर कंजम्पशन आपका क्या है, लो है, और वेट आपका क्या होगा, लाइट होगा। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस।
तो डिसएडवांटेजेस में क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें भी है, क्या है वो कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ लो सेंसिटिविटी ड्यू टू अ लो टॉर्क टू वेट रेशियो। इसमें एक आपका टॉर्क टू वेट रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि आपका मूविंग आयरन टाइप का टॉर्क टू वेट रेशियो क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मतलब जो लोग देखो मैं आपको बताया था कि मैं इस सब्जेक्ट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। मैं आपका इस तरीके से कवर करूँगा कि आपको थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाए कि आगे फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्स का तो क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट और क्वेश्चन पेपर और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें तो मैं आपको शेयर करूँगा, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो आगे चल के हाँ बताओ। हम्म। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कि जो कोई भी वैल्यू है ना उसकी सेम वैल्यू को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद आपका क्या है कि एडवांटेजेस में हमने देखो कॉस्ट के बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, हमने ये बताया था कि पावर कंजप्शन लो है, वेट लाइट है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। तो इसीलिए जो लैब में इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं ना वो आपके एमआई टाइप के, क्योंकि उसकी कॉस्ट थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम पड़ता है। तो जिसने भी मतलब जिस भी वेंडर ने लैब सेटअप किया है सारा, ठीक है, तो वो तो कॉस्ट पे वर्क ज़्यादा किया होगा, इसलिए उसने एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं। ठीक है, हाँ, तो these instruments are sensitive to overload and mechanical impacts, therefore can must be taken while handling। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग माइक को म्यूट कर लें अपने। और इसके बाद इसका भी जो यूनिफॉर्म होता है, सिंपल सी बात है कि आपका क्या है कि जो टॉर्क इक्वेशन आ रहा है उस वाले मूविंग आयरन टाइप में टॉर्क इक्वेशन जो आया था वो आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा आया था। यहाँ पे क्या आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब इसका भी क्या है, जो करंट आएगा एक तरह से स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो इसलिए इसका भी स्केल आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। एरर्स इसमें आपका जैसे टॉर्क टू वेट रेशियो है, फ्रिक्वेंसी एरर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एरर, टेम्परेचर एरर, इस तरीके के आपके एरर्स हैं। ये आपका न्यूमेरिकल्स है इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये आपका जो मतलब ये टॉपिक जो है ये ज़्यादा लेक्चर तो नहीं है, इसके बाद किसी का लेक्चर है? ठीक ठीक, तो मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं या टाइम ओवर होने पे मैं वो कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए सभी लोग कंटिन्यू करें। चलिए ठीक, तो नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम मतलब जो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका ये सारी चीज़ें पूछेगा ज़रूर। ये जो है आपका जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, और फिर आगे चल कर के आपका रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, ठीक है, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, डेड जोन, ये सारी चीज़ें मतलब आपका डेड टाइम। तो यहाँ पे तो मैं आपको थोड़ा सा एक जैसे इस पीपीटी में बहुत ज़्यादा डिफिनीशन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका क्या है कि जो बुक मैंने शेयर की है उसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक, तो वहाँ से आप लोग थोड़ा सा उसको ज़रूर थोड़ा और स्टडी करिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से डिस्कस ज़रूर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि मेन मोटो होना चाहिए कि हमें सीखना है चीज़। मतलब जो आपका मेजरिंग, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है वो हर जगह अप्लीकेबल है, हर जगह यूज होगा, चाहे आप मैकेनिकल में चले जाओ, चाहे आप सिविल में चले जाओ, चाहे आप मतलब इलेक्ट्रिकल में रहो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में रहो।
क्योंकि मेजर तो आपको डेटा करना ही करना है। और जब भी डेटा मेजर की बात आएगी तो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रोल में आएंगे, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगर रोल में आए तो आपको तभी आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियर बता सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो, जब आपको क्या है कि वो चीज़ें खुद पता होंगी। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में देखो, आपका जो ऊपर वाला जो चीज़ें मैंने पढ़ाई ना, ये आपके सिलेबस में पॉइंट नहीं किया है कि आप मतलब डिफरेंट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को बताइए, लेकिन मैं इसलिए बताया क्योंकि आपको पहले ये चीज़ें बेसिक्स जो हैं वो पता होनी चाहिए, तभी आप आगे चल करके क्या है कि जब हम स्टडी करेंगे तो हम चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में है कि द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ अ क्वांटिटी क्वालिटीज टर्म्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर ब्रोकन in two categories. First is static characteristics and second is dynamic characteristics. What is static characteristics? Static characteristics are these characteristics pertain to a system where the quantities to be measured are constant or vary slowly with time. यानी कोई भी क्वांटिटी हम जो मेजर कर रहे हैं अगर वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, या अगर वेरिएशन भी हो रहा तो उसमें बहुत हल्का सा वेरिएशन हो रहा, उस तरीके का जो आपकी वैल्यू आएगी और उसका जो परफॉर्मेंस आएगा, वो परफॉर्मेंस को जो एनालिसिस करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं, उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बेस्ड ऑन डायनामिक रिलेशंस इन्वॉल्विंग रैपिडली वेरिंग क्वांटिटीज। अब उसमें आपका जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या पार्ट है, मतलब स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब टर्म्स जो हैं जिनके बेसिस पे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की जाती है, ठीक है, वो आपके कौन से हैं? एक्यूरेसी, पहला है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है कि जैसे कोई स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स है, उसके कितना क्लोज वैल्यू आप मेजर करते हो, तो वो आपकी होती है एक्यूरेसी। तो it is the closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity measured। ठीक है, what is accuracy? Accuracy it is the closeness। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब सभी लोग वर्ड से थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो इट इज द क्लोजनेस विथ which an instrument reading approaches the true value of the quantity measured। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है कि कितना आप वैल्यू बार बार आप मेजर कर रहे हो तो कितनी क्लोज वैल्यू मिल रही है, वो होता है आपका प्रिसीजन। जैसे एक ही रीडिंग हम बार बार ले रहे हैं और उसकी वैल्यू हर बार 5, 5.1, 4.9, 4.99 इस तरह से मेजर कर रहा है वो। ठीक है, तो हाईली प्रिसाइज वो आपका है। ठीक है, और अगर वो क्या है कि कभी मान लो 5 मेजर करना है, कभी वो 3 मेजर कर रहा है, कभी 7 मेजर कर रहा है, कभी 9 मेजर कर रहा है, तो उसका प्रोसीजन आपका क्या है? बहुत लो मतलब प्रिसीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स हैं जो आपका मेजरमेंट में यूज करते हैं कि हाईली एक्यूरेसी है, हाईली प्रिसीजन है कि नहीं है, कैसा मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं वो कैसा किस बिहेवियर का है। ठीक है, तो जैसे ये मतलब एक डायग्राम के थ्रू इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे मान लो अगर आप रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, और बहुत डिफरेंट वैल्यू आ रही है हर रीडिंग में, एक ही सेम क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, कभी वही क्वांटिटी 3 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, तो इस तरीके का जो आपका सिस्टम होगा यानी इंस्ट्रूमेंट होगा, उसकी एक्यूरेसी भी लो हो जाएगी, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो दे ही नहीं रहा हो, तो एक्यूरेसी भी लो हो जाएगा और प्रिसीजन भी आपका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और इस तरह का है कि उसी वैल्यू के आसपास बार बार रीडिंग दे रहा तो उसका प्रिसीजन हाई हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा, मतलब जो हमने कैलकुलेट किए या जो हमें मेजर करना है वो वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन क्या है कि उसी वैल्यू के आसपास बार बार रीडिंग दे रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? एक्यूरेसी लो हो जाएगी और प्रिसीजन आपका हाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, देखो यहाँ पे भी जैसे हमें जो यहाँ पे जिस वैल्यू को हमें मेजर करना उसी वैल्यू के आसपास वैल्यू आ रही है। ठीक है, लेकिन आपका क्या है, वो भी जो रीडिंग दे रहा है वो बार बार, ये जैसे देखो आपका सेंटर वैल्यू जो है आपकी ट्रू वैल्यू है, जो सेंटर वैल्यू है ये आपकी ट्रू वैल्यू है,
तो इसलिए यहाँ पे देखो आपकी एक्यूरेसी हाई हो गई है, क्योंकि सेंटर पे जो मेजरमेंट हमें ज़्यादा मिलना है, लेकिन ये क्या, ये भी वैल्यू जो है उसी के आसपास घूम टहल रहा है। यहाँ पे देखो क्या है कि मेजरमेंट भी हमारा सेंटर पे मिल रहा है, और जितनी भी रीडिंग आ रही है वो भी सेंटर के आसपास आ रही है। तो इसलिए ये वाला केस आपका क्या हो गया, हाई एक्यूरेसी हो गई, हाई प्रिसीजन हो गया। ठीक है, इसमें किसी को इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कहीं पे भी मतलब किसी को कोई डाउट होता है तो वो मेरे से पूछ सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, आप अपना टाइम दे रहे हो, और इस तरीके से मतलब जो है इंटरनेट के थ्रू जुड़ करके, और क्या है कि इतनी अगर आपके अंदर इंथुसियाज्म है तो फिर चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका आ जाता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, कि एक्यूरेसी में बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनएक्यूरेसी और लिमिट ऑफ एरर्स एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज। पॉइंट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब बेसिकली हम लोग एक्यूरेसी को परसेंटेज के टर्म्स में शो करते हैं, तो एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज, और नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ प्रिसीजन में सिग्निफिकेंस, it is an indication of precision of measurement, it convey the actual information regarding the magnitude and the measurement precision of a quantity, the more or the significant figures the greater the precision। ठीक है, जैसे मतलब 302 एम्पियर का मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो ये देखो आपका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट टेक्निक है, इसको इसमें प्रिसीजन को जो है आपका इंडिकेशन ऑफ प्रिसीजन को शो किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, जो आपका रिजोल्यूशन में आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू तक वो मेजर कर रहा है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है वो 10.555 तक मेजर करता, कुछ इंस्ट्रूमेंट आपका 10.5 पे ही आपका क्या उतनी ही वैल्यू मेजर करता है, यानी पॉइंट में जब हम मेजरमेंट करते हैं। हाँ 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 हाँ, तो इसे इसका देखो आपका जो इसका डिफिनीशन भी वो भी तो है कि द स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ द इनपुट पैरामीटर दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द आउटपुट सिग्नल, फॉर एग्जांपल स्केल मल्टी रेंज मीटर्स। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ द इनपुट पैरामीटर्स दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द आउटपुट सिग्नल। सेंसिटिविटी क्या है कि फॉर एन इंस्ट्रूमेंट और सेंसर विद इनपुट x एंड आउटपुट y, सेंसिटिविटी इक्वल टू मतलब चेंज, आप जब इनपुट में चेंज कर रहे हो, सेंसिटिविटी इज व्हाट, कि जब आप इनपुट में थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हो तो आउटपुट में क्या उसी करस्पॉन्डिंग ही वेरिएशन हो रहा है कि नहीं। तो अगर हो रहा है तो हाईली सेंसिटिव आपका क्या हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे स्टैटिक सेंसिटिविटी में आपका चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, ये इसका आपका। अब आता है आपका रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी बार बार मान लो रीडिंग हम मेजर कर रहे हैं और बार बार वो क्या वैल्यू दे रहा है, इसी टर्म्स को डिफाइन करने के लिए हम रिपीटेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं। द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग व्हेन द सेम इनपुट इज अप्लाइड रिपीटेडली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद द सेम मेजरमेंट कंडीशंस, same instrument and observer, same location and same conditions or use maintained throughout। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी। द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग फॉर द सेम इनपुट व्हेन देयर आर चेंज इन मेथड ऑफ मेजरमेंट, ऑब्जर्वर, लोकेशन, कंडीशंस ऑफ यूज एंड टाइम ऑफ मेजरमेंट। मतलब ये जो आपका है वो नीचे एग्जांपल्स दिया हुआ है। स्पैन एंड रेंज क्या होता है, रेंज तो हाई मेजरमेंट पॉसिबल वैल्यू, स्पैन क्या होता है कि मतलब जहाँ से मतलब शुरू करते हैं और कहाँ तक उसका रेंज है। रेंज और स्पैन जो है ये दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट में। तो स्पैन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम मेजरमेंट पॉसिबल। तो जैसे आपका आता है ना मीटर 0 से 10 एम्पियर, तो वो आपका क्या होता है, स्पैन होता है। चलो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका एरर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है डेड जोन।
द लार्जेस्ट ऑफ अ मेजर्ड वेरिएबल फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड कॉज फ्रिक्शन इन मैकेनिकल मेजरमेंट सिस्टम। तो यहाँ से आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा कि डेड जोन क्या होता है और डेड टाइम क्या होता है। डेड टाइम क्या है? तो द टाइम बिफोर द इंस्ट्रूमेंट्स begins to respond after the measured quantity has been changed. For example, कैमरा, डेटा एक्वाइजेशन कार्ड एंड अमीटर। जैसे यहाँ पे मेजरमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, तो ये मेजर्ड वेरिएबल है और आपका इसमें देखो जैसे जो ये डेड जोन क्या है, द लार्जेस्ट ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद आपका क्या है कि इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड करना ही, मतलब आपका क्या वो रिस्पॉन्ड ही ना करे। तो जैसे इस केस में यहाँ पे आप देखो ये वाला जो जोन है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो वैल्यू है वो एक वैल्यू मिलती जा रही है आपसे, यानी वो इनपुट तो चेंज हो रहा है लेकिन आउटपुट में क्या है कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस रेंज को हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो रेंज है इसको डेड जोन बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप डेड जोन वो जहाँ पे, जैसे डेड जोन आपका वो है जहाँ पे जब आप जो है जो इंस्ट्रूमेंट में आप इनपुट तो देते जा रहे हो लेकिन उसका जो वो है ना क्वांट आउटपुट है वो चेंज नहीं हो रहा। हाँ हाँ, वो रेंज कि द लार्जेस्ट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ इसमें, मतलब इस ग्राफ के फॉर्म में वही चीज़ यहाँ पे शो करने के देखा। नेक्स्ट है आपका ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? इट इज़ एन अनडिजायर्ड ग्रेजुअल डिपार्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बाकी लोग को भी तो समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, बाकी लोग जो ज्वाइन किए हैं वो ऐसा तो नहीं मोबाइल रख करके तुम लोग इधर उधर कुछ और काम कर रहे हो? खुशबू, खुशबू कुमारी, ठीक है बेटा। ऋषभ कपूर, अ, शिवम सिंह नागर। शिवम सिंह नागर सुन रहे हो बेटा? शिवम सिंह नागर की आवाज़ नहीं आ रही अभी। ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके ओके। ये कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, शुभम कुमार निगम। आवाज़ आ रही है बेटा? वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने इन लोगों में ऑडियो शो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑडियो पता नहीं इनको सुनाई दे रहा है कि नहीं। हो सकता है, चलो कोई नहीं, अगर वो लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रिफ्ट। तो इट इज़ एन अनडिजायर्ड ग्रेजुअल डिपार्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज अनरिलेटेड टू चेंज इन इनपुट ऑपरेटिंग कंडीशंस और लोड। फॉर एग्जांपल्स में आपका है, चैट में क्या लिख रहे हैं? ठीक है, तो आपका ड्रिफ्ट में बी कॉल्ड फॉर द फॉलोइंग फैक्टर्स: मैकेनिकल वाइब्रेशन, टेम्परेचर चेंज, वियर एंड टीयर। तो वियर टीयर मतलब ऐसे ही कुछ वैल्यू चेंज हो जाए। तो मतलब ड्रिफ्ट का क्या वैल्यू है कि आप जैसे क्या है कि इनपुट में चेंज थोड़ा कर रहे हो लेकिन पता चला कि आपका क्या है जो आउटपुट आपका है वो ग्रेजुअली बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इट इज एन अनडिजायर्ड ग्रेजुअल डिपार्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज अनरिलेटेड टू चेंज इन इनपुट। तो होता है ना कई बार कि जैसे जब इंस्ट्रूमेंट आपका खराब होता है या हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो बहुत सारे रीडिंग्स दिखाने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रिफ्ट का ही क्लासिफिकेशन है, जीरो ड्रिफ्ट। तो जीरो ड्रिफ्ट क्या है कि इफ द होल
of instrument calibration या characteristics gradually shifts one by same amount. It may be due to presence set or slippage and can be corrected by shifting potentiometer. इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो जैसे ये आपका आउट नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक हम चाह रहे हैं कि 0 से वो जाए, ठीक है, लेकिन आपका क्या है कि वो ऑलरेडी कुछ वैल्यू को मेजर करके अपने आप से ही चल रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पता नहीं वो वाला एक्सपेरिमेंट अगर किया हो जो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर था, अगर किया होगा, मतलब आपसे जो सीनियर बैच है तो उसका मैं फर्स्ट ईयर के लिए मैं लेता था, ठीक है, तो उन लोगों को मैंने करवाया था। तो वहाँ पे जो आपका मैकेनिकल वेट बॉक्स हम अप्लाई करते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक को निकालने के लिए, तो उसमें जो आपका वेट बॉक्स का जो पॉइंटर है वो ऑलरेडी कुछ वैल्यू पे लगा रहता है, ठीक है। तो हमें क्या है कि मतलब वो जैसे जो आपका पॉइंटर है वो 0 से न शुरू होकर के ऑलरेडी किसी वैल्यू से शुरू होता है, तो वो उस तरह की कंडीशन को हम जीरो ड्रिफ्ट बोलते हैं, यानी उसमें 0 की वैल्यू रीड ही नहीं कर रहा है। फिर आपका है स्पैन और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट इफ द कैलिब्रेशन फ्रॉम 0 अपवर्ड सेंस प्रोपोर्शनली। जैसे आपका ये जो डॉट डॉट लाइन से दिख रहा है ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक। हाँ हाँ, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, जैसे क्या है ना कि कभी कभी आपका क्या है कि आप वैल्यू फिक्स करते हो लेकिन वो क्या है कि 0 से ना स्टार्ट हो करके किसी और वैल्यू पे आपका क्या है मिलने लगे। हम्म। उसके बाद आपका स्पैन और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट है, और फिर उसके बाद आपका जोनल ड्रिफ्ट है। तो ये आपका उसी के कैरेक्टरिस्टिक पे ही है कि 0 से शुरू होकर के जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक में फॉलो करके कोई और कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है, तो ये सारा आपका ड्रिफ्ट है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि इनपुट हम चेंज भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आउटपुट आपका क्या है उसके प्रोपोर्शनलिटी में चेंज होकर के बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज ड्रिफ्ट। ठीक है, फिर आपका आ जाता है लीनियरिटी। हाँ, पहले तो मतलब ये सारे जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम इनको स्टडी करते हैं, फिर इन्हीं में जो वेरिएशन आता है तो उसके लिए जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे शुरू में बताया था कि मान लो कोई अमीटर है तो उसमें क्या हो जाता है थर्मल, मतलब जैसे क्या अमीटर अगर हीट हो जाता है तो वो क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू ना दे करके कोई वैल्यू देने लगता है, तो उसमें क्या स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया था कि थर्मल इफेक्ट को रिमूव करने के लिए उसमें से स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। तो इसी तरीके से सारे मतलब जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉइंट वाइज, तो हर किसी को क्या है कि प्रॉब्लम्स को जानना हमें ज़रूरी है। फिर उसके लिए क्या है कि एज्यूम करके जैसे आपने बताया कि वर्नियर कैलिपर्स में सर हम मेजर करते हैं, तो अगर मान लो 0 एरर आता है तो ऑलरेडी वो जो जो वैल्यू शुरू में मान लो 0 से ना होकर के किसी और वैल्यू तक मेजर की हमने, तो उसी को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो लीनियरिटी आपका क्या है कि इफ द कैलिब्रेशन फ्रॉम 0 अपवर्ड्स चेंजेस प्रोपोर्शनली इफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज स्टेट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जैसे आपका क्या है कि स्ट्रेट लाइन तो सबको ही पता है, लीनियरिटी भी आपको सबको पता है कि y इक्वल टू आपका mx है, तो आपका क्या उस तरह का अगर किसी के मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आता है, ठीक है, तो y इक्वल टू mx के फॉर्म में तो आपका क्या है लीनियर है। लेकिन अगर क्या है कि mx स्क्वायर है, वही आपका क्या एम रूट एक्स है, इस तरह का आता है तो वो आपका नॉन लीनियर। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है ये जो आइडियल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आपका कैलिब्रेशन जैसे मतलब मेजरमेंट करते हैं तो आपका इस तरीके का कभी मतलब उसी क्या होता है जो एक्चुअल कैलिब्रेशन यानी एक्चुअल वैल्यू के आसपास ही क्या है आपका कभी उसी में कभी ज़्यादा वैल्यू कभी उसी में निगेटिव मतलब कम वैल्यू। तो इस तरह का क्या होता है कि अगर हमें इनपुट आउटपुट के बीच में सॉरी लीनियर रिलेशनशिप मिलता जा रहा है तो वो आपका क्या है लीनियरिटी शो करता है। लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप शो करते हैं कि जैसे नॉन लीनियरिटी कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सिग्नल कंडीशनिंग इवन दो इट इज मोर एक्यूरेट इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल एलवीडीटी थर्मिस्टर। तो ये सारी चीज़ें हम
जो आपका लास्ट यूनिट है ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे एलवीडीटी और थर्मिस्टर और जितने भी आपके टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उसके बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सबको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी। तो एनी डिपार्चर फ्रॉम स्टेट लाइन रिलेशनशिप इज कॉल्ड नॉन लीनियरिटी, तो इसके बारे में तो सभी लोग फैमिलियर ही हैं। तो नेक्स्ट आपका है एरर। तो एरर जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो भी है इसको स्टडी कर लिया हमने। तो नेक्स्ट आपका तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। लेकिन क्या है कि बुक से ये जो मैंने आपको टर्म्स बताए हैं, ये बुक से आप लोग ज़रूर पढ़ करके, और बेस्ट ये होगा कि बुक से पढ़ करके आप नोट्स भी बनाते रहिए, हल्का हल्का नोट्स भी बना। देखो क्या है, नोट्स बनाओगे तभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आपका क्लास ओवर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है क्लास, थैंक यू।